पहला सवाल है, अ प्रेयर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नॉन इंडिपेंडेंटली ऑफ। वो नॉलेज जो पहले से हमारे पास होता है वो किस चीज से इंडिपेंडेंट होता है, यानी उस नॉलेज के लिए हमें हम किस चीज की जरूरत नहीं होती हमें। तो वो है हमारे पास एक्सपीरियंस। वो नॉलेज जो बगैर एक्सपीरियंस के होता है, जो पहले से होता है, उसके लिए किसी नए तजर्बे की या उस नॉलेज की अथेंटिसिटी के लिए किसी तजर्बे से उसे गुजारने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दूज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की तारीफ ये किसने की थी कि एक इंसान के अंदर वो तमाम कैपेसिटीज पैदा करना, किसी इंडिविजुअल को इस काबिल बनाना कि वो अपने माहौल के ऊपर दस्तरस हासिल कर सके और वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं जिंदा रहते हुए पूरी कर सके। तो एजुकेशन की ये तारीफ किसने की थी? जी बताएंगे आप किसने की थी? जॉन डेवी सर। जॉन डेवी। और ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, मुझे अच्छी लगती है। और बल्कि अगर मैंने इसको जबानी याद करके रखा हुआ है कि कभी इंटरव्यू में या कहीं एमए को पूछ लेता है, हाँ जी एजुकेशन क्या है। वैसे तो हम एजुकेशन की बहुत सी जो है वो डेफिनेशन याद रखते हैं, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू वगैरह। लेकिन ये वाली डेफिनेशन भी जो है वो अच्छी डेफिनेशन है, थोड़ी बड़ी भी है और अच्छी भी है डेफिनेशन, तो इसको जबानी याद रखें। लर्निंग इज अ डैश। लर्निंग की डेफिनेशन वैसे क्या है? लर्निंग की डेफिनेशन ही बता दें तो वही आ जाएगा इस। सर चेंज। चेंज। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग से कुछ ना कुछ हमारे अंदर, यानी एक चीज पहले नहीं जानते थे, जीरो पे थे, अब जानते हैं तो हमारा रवैया उस चीज के मुतालिक जो है मुख्तलिफ होगा। तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, या लर्निंग इज अ चेंज। लर्निंग से चेंज, जब कुछ सीखते हैं तो उसके बाद हम हमारे अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है। वट इज वन असेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। अच्छे उस्ताद की क्या? अच्छा, ये जो सवाल है ना असेंशियल क्वालिटी, इस तरह के जो सवाल हैं ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। सम टाइम आपको चारों ऑप्शन जो दिए गए हों वो बड़े ही सूटेबल हों कि क्वालिटी सभी टीचर्स में होनी चाहिए, लेकिन आपने उनमें से देखना है कि बेस्ट कौन सी है, कौन सी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो जिसके जो नागजीर है, वो वाली चीज़ हम उसमें सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, अच्छा टीचर वो है जो अपनी क्लास में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखता हो, जिसको पैशन फॉर टीचिंग, जिसको पढ़ाने का शौक हो, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, जिसको जो रट्टे बहुत अच्छे लगा देता हो, लिनेंसी टूवर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट को बड़ा इजी रखता हो, बड़ा चिल रखता हो। तो कौन सा टीचर अच्छा है आपके नज़दीक? जी। सर पैशन फॉर टीचिंग। पैशन फॉर टीचिंग, पैशन फॉर टीचिंग, जबरदस्त। टीचिंग। और मैं समझता हूँ कि मुझे ना इस सब्जेक्ट एजुकेशन के साथ में पैशन है। और मैं मतलब इसके लिए जो है बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ अर्निंग की भी हैं, और बहुत से और मामलात भी हैं जहाँ पे जो मैदान है जहाँ पे मेहनत की जा सकती है। लेकिन मैं उन सारे चीज़ों को पोस्टपोन करके ना एजुकेशन पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। ऐसे एक अंदर से मुझे इस सब्जेक्ट के साथ इतनी मोहब्बत सी है। नो डाउट अल्लाह ताला ने इसकी वजह से आज जो सारी इज्जतें मिली हुई हैं ये इस सब्जेक्ट की वजह से मिली हुई हैं। लेकिन फिर भी जो है ना वो इस सब्जेक्ट पे बुनियाद पे तो मैंने इज्जतें समेट ली, समेट रहा हूँ। लेकिन मैं किसी और चीज़ की तरफ चला जाता कि जैसे कोई लालच से होता है कि यार पैसा कमा लें, ये कर लें। तो इस सब्जेक्ट की वजह से ये पैशन है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पैशन है, इस सब्जेक्ट से मोहब्बत है। तो एक टीचर जिसको अपने सब्जेक्ट से, अपने पढ़ाने से मोहब्बत होगी, वो बेहतरीन टीचर होगा। मैन इज अ सोशल एनिमल हु सेड दिस। किसने कहा था कि इंसान जो है ये सोशल एनिमल है? जी। एरिस्टोटल ने सर। टोटल ने कहा था। अच्छा, एक और बंदा भी है जिसने इसी तरह एनिमल का नाम लिया था इंसान के मुतल्लिक। इंसान को सोशल एनिमल या कुछ ऐसे उसने कहा था, कोई याद है किसी को? कौन है जिसने एनिमल के, इंसान को एनिमल से तशबीह दी थी? जी, किसी की नज़र से गुजरा हो कि कौन ऐसा बंदा है इसके अलावा जिसने ह्यूमन को इसी एनिमल से तशबीह दी हुई है? क्या वो जॉन डेवी तो नहीं है? ये तो इसने तो चलो डेफिनेशन सोशल एनिमल की बात कही है। तो किसी ने इससे पहले जो है वो, इसके बाद जो है वो जॉन डेवी तो नहीं है जिसने एनिमल के मतलब बात की थी? ये सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो आपने मुझे बताना है। एक और बंदा है
जिसने इंसान को एनिमल से तशबीह दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of education emphasizes practical skills and training for specific professions or trades? कौन सी ऐसी एजुकेशन है जो किसी खास प्रोफेशन के लिए, खास ट्रेड पेशे के लिए, काम के लिए किसी ट्रेनिंग हम वो करते हैं? कौन सी एजुकेशन है? प्राइमरी एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन? वोकेशनल एजुकेशन सर। जो हम ना किसी स्किल को सीखने के लिए, किसी चीज के अंदर माहिर बनने के लिए कोई सर्विसेज लर्निंग, वो वोकेशनल होती है। ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज, फेजेस हमारे पास कितने थे? 3, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, 3 फेजेस हमारे पास थे। तो जो प्री एक्टिव फेज है, अ टीचर इज मोस्ट लाइकली टू फोकस ऑन, प्री एक्टिव के अंदर टीचर किस चीज के ऊपर फोकस करता है? इंगेजिंग इन डिस्कशन विद स्टूडेंट, कि टीचर फोकस करता है कि वो स्टूडेंट्स को इंगेज करे डिस्कशन के अंदर। डिलीवरिंग लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन, लेक्चर दे, प्रेजेंटेशन दे। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द लेसन, प्लान करे। या असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करे। क्या होगा जी? प्लानिंग फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। जी जबरदस्त, सभी बहुत ठीक बता रहे हैं। तो ये जो है ना, देखिए प्री एक्टिव फेज वो होता है जब घर बैठ के आप प्लानिंग कर रहे होते हैं किसी चीज के मुतालिक, कि मैं कल क्लास में जाऊंगा और मैंने, या क्लास में जाने से पहले थोड़ी देर पहले आप सोच रहे होते हैं कि अभी क्लास में जाना है तो मैं ये चीजें वहां क्लास में जाके पढ़ाऊंगा। तो क्लास में जाने से पहले का जो फेज होता है ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज होता है। क्लास में जाने के बाद वो हमारा इंटरएक्टिव फेज जो है, उसके अंदर हम लेसन डिलीवर कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और पोस्ट एक्टिव फेज जो थर्ड फेज होता है हमारा, उसके अंदर हम बच्चों को असेस कर रहे होते हैं, उनको फीडबैक ले रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे होते हैं और चीजों को समराइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ सर टीचिंग इसको इन्वॉल्व, जी किसी को सवाल सर है? इसको प्री थिंकिंग फेस भी कह सकते हैं। जी प्री थिंकिंग भी कह ले, जो टाइम से पहले हो रही होती है। अच्छा, which phase जी of शुक्रिया teaching सर। involves active engagement and participation of both teachers and student? कौन सा ऐसा फेज है जहां पे स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं? जी वही बात जो अभी मैंने रिपीट की, कौन सा होगा जी? इंटरएक्टिव सर। इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव। यहाँ पे दोनों बंदे, स्टूडेंट भी एक्टिव है, टीचर भी एक्टिव है, यानी वो डिस्कशन भी कर रहे हैं, वो इंगेज भी हैं क्लास में। टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, टीचर चीजों को समराइज कर रहा है, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये इंटरएक्टिव फेज हो जाएगा। Which phase is characterized is teaching of teaching is characterized by student centered activities and discussion? तो ये ऑलरेडी गलती से पहले से लगा हुआ है, तो यह सेम तो नहीं थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इंटरएक्टिव फेज होगा जहाँ पे वो डिस्कशन चल रही होगी और स्टूडेंट के साथ जो है ना वो उस्ताद की जो है वो बात चल रही होगी, तो इंटरएक्टिव फेज होगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच फेज इज अ टीचर लाइकली टू गैदर फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट अबाउट द लेसन? वो कौन सा फेज है जिसमें उस्ताद बच्चों से फीडबैक लेता है, चीजों को समराइज करता है? जी पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव फेज होगा। पोस्ट एक्टिव। जबरदस्त, शुक्रिया। नेक्स्ट है, which phase of teaching learning process focuses on the analyzing the effectiveness of instructional strategies and making improvement? यानी वो कौन सा फेज है जिसके अंदर जो एक तो देखा जाता है कि जो हमने पढ़ाया है वो कितना इफेक्टिव है, वो जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई थी, वो स्ट्रेटजी जो हमने क्लास में इम्प्लीमेंट की हैं, वो कितनी जबरदस्त हैं और कितनी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब आपने बताना है एक टीचिंग फेज, क्या ये टीचिंग फेज होगा? टीचिंग फेज तो पढ़ाने का होता है। लर्निंग फेज बच्चे सीख रहे हैं। असेसमेंट फेज जिसमें जिसमें बच्चों को चेक कर रहे हैं। और रिफ्लेक्टिव फेज क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव का वर्ड मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, जो दोनों साइडों पे होता है। रिफ्लेक्टिव का वर्ड अगर देखिए पेपर आता है ना, पेपर के अंदर कुछ सवाल आता है और उसके अंदर टर्म रिफ्लेक्टिव यूज होती है ना, तो आपने उस सवाल पे बहुत गौर करना है, चांसेस हैं कि रिफ्लेक्टिव ही आंसर होगा। रिफ्लेक्टिव टर्म जो है ना, ये बताती है कि जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट दोनों अपने आप को असेस कर रहे होते हैं, दोनों चीजें देख रहे होते हैं कि अब इसमें दो ही पर्पस, क्या मैंने ठीक पढ़ाया और क्या बच्चों ने ठीक काम किया, मेरी इनपुट ठीक थी, बच्चों की आउटपुट ठीक थी। तो ये वाली रिफ्लेक्टिव फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैंने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बनाई थी
वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज कितनी इफेक्टिव हैं और उनके बदले में और उसके अलावा कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये जो चेक कर रहे हैं, जिस चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिव फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव फेज हो जाएगा। व्हाट डिस्टिंग्विशेस गोल फ्रॉम एम्स इन एजुकेशनल प्लानिंग? क्या चीज जो है गोल और एम, पहले मैंने बताए थे कि हमारे पास सबसे लार्जर कौन सा होता है? एम्स। फिर कौन सा आता है? गोल। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। तो अब यहाँ पे हमने बताना है कि एम्स और गोल्स के अंदर क्या फर्क है। अब ये पढ़ते हैं जरा। गोल्स आर ब्रॉडर एंड मोरल एंड मोर जनरल देन एम। बिल्कुल गलत हो गया कि एम्स ब्रॉडर होते हैं। सबसे पहला नंबर एम, फिर गोल और फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ उसने गोल्स को बड़ा कर दिया तो इट मीन ये गलत हो गया। गोल्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। गोल्स स्पेसिफिक होते हैं और मेजरेबल होते हैं। ठीक बात है कि जो गोल्स होते हैं इसके लिए कोई ना कोई टाइम लिमिट होती है। मैं कहता हूँ ये मेरा 1 साल का गोल है, ये मेरे 2 साल का गोल है, ये मेरे 5 साल का गोल है। यानी कोई ना कोई बाउंड्री सेट की है और मैंने उसको करना कैसे है। यानी अब मैं ये स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, यानी उसके अंदर हम प्रॉपर लाहे अमल देते हैं कि मैं इसको कैसे अचीव करूंगा। तो गोल्स स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं। जबकि एम्स जो है वो बराबर इंटेंशन होती है, ख्याली पुलाव होता है। यार मुझे अच्छा इंसान, मुझे अफसल बनना है। कोई उसके अंदर पीछे ठोस वर्क नहीं है। बस मेरे मेरे चाहत है कि मैं ये बन जाऊं, मेरा ख्याल है कि ये बन जाऊं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान ऐसे हो जाए। अब ये जो चाहत के सौदे हैं, जो ख्यालात की दुनिया है, जो जिनको हम चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर हमने वो टाइम बाउंडनेस नहीं की, हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो ये वाला हमारे पास एम होते हैं। तो इसका यही आंसर करेक्ट बनता है। जबकि गोल्स आर सिनोनिम विद ऑब्जेक्टिव गलत है। गोल्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म व्हाइल एम आर शॉर्ट टर्म, ये गलत हो गया। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का प्राइमरी पर्पस क्या है? जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मकासद तालीम होते हैं, ठीक है ना। तो मकासद तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म विजन फॉर स्टूडेंट। कि जो मकासद तालीम है ये हमें लॉन्ग टर्म विजन देते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि विजन का ताल्लुक किसके साथ है? एम के साथ। मिशन का ताल्लुक किसके साथ है? गोल के साथ। ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक किसके साथ है? जो ऑन द स्पॉट हमने जो काम करना होता है, जिसके लिए बहुत जो फौरी करने वाले काम होते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके आते हैं। अच्छा जी, पहला तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि विजन की बात हो रही है। सेकंड क्या है? टू आउटलाइन द जनरल इंटेंशन ऑफ ए करिकुलम। अब यहाँ पे जनरल इंटेंशन जनरल ओवरऑल बात है। इंटेंशन से यहाँ पे क्या बात है कि एक ओवरऑल बात, तो ये भी नहीं होगा। टू स्पेसिफाई व्हाट स्टूडेंट लर्न एंड अकम्प्लिश। स्पेसिफाई करना, यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का बुनियादी मकसद ये है कि ये वजाहत कर दो कि क्या चीज बच्चों को सीखनी चाहिए, क्या सीखने के काबिल हैं। तो क्या ये वाला ये आंसर ठीक है? जहाँ पे यानी हमने एक बात की थी, जब मैंने टॉपिक ये पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये स्मार्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्मार्ट। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अटेनेबल या अचीवेबल, और आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। यानी जिस चीज के अंदर 5 क्वालिटीज होंगी वो ऑब्जेक्टिव होंगे, स्पेसिफिक होंगे, वाजे क्लियर होगी कि क्या बात है, मेजरेबल होंगे जिसको नापा जा सकता है। मैं कहता हूँ मुझे अच्छा इंसान बनना है। अब अच्छे इंसान की डेफिनेशन हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है। फिर अच्छे इंसान ना तो ये स्पेसिफिक है, अच्छे में क्या बनना चाहते हो? अच्छा, स्पेसिफिक नहीं है, मेजरेबल की कैसे मेजर करूंगा कि मैं अच्छा इंसान हो गया हूँ? अचीवेबल है, कोई भी इंसान बदल अच्छा इंसान हम तो बन नहीं सकते। हम तो जो है ना वो खता के पुतले हैं, कभी लालच में आ जाते हैं, कभी गुनाह कर बैठते हैं। तो इस तरह रियलिस्टिक हो, बड़ी हकीकत पे मबनी बात हो, हम फरिश्ते थोड़ी हैं। और टाइम बाउंड, तो उसके लिए टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये जिसमें क्वालिटीज होंगी वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, ये वाली। अच्छा, उसके बाद है जी, माई विश इज टू मेक द एजुकेशन सब्जेक्ट इजी फॉर द पाकिस्तानी एस्पायरेंट्स। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर इतना काम करूं कि ये सब्जेक्ट किसी के लिए मुश्किल रहे ना, लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को हलवा समझने लगे, यार ये भी कोई चीज़ है। तो ये जो मेरी ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश क्या है? क्या ये मेरा एम है? क्या ये मेरा गोल है? क्या ये मेरा ऑब्जेक्टिव है? क्या होगा जी ये सभी चीज़ों के अंदर ये बात आ जाएगी। सर एम है सर। जी, ये एम है, जिसके अंदर देखिए ना तो मैंने कोई स्पेसिफाई किया मैं कैसे करूंगा, मैं कितने टाइम में करूंगा, क्या स्ट्रेटजी, ऐसी कोई बात मैंने नहीं की। बस मेरी ख्वाहिश है कि इस सब्जेक्ट को आसान कर दिया जाए, तो ये एम होगा। विच एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इज मोस्ट कंसर्न्ड विद द व्हाट ऑफ करिकुलम? कौन सा एजुकेशन प्लानिंग के अंदर
कौन सी चीज है जो वट की बात करती है? वट क्या क्या पढ़ाना है भाई, कैसे पढ़ाना है, कहाँ से लेके आओगे, क्या चाहते हैं आप? तो ये सारी बातें जो वट वाली हैं ये किस चीज के अंदर आती हैं? क्या एम्स के अंदर बात करती हैं, गोल्स में, ऑब्जेक्टिव में, या करिकुलम में? जी करिकुलम के अंदर। जब हम वट की बात क्या करते हैं कि कैसा करिकुलम होगा, कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से लेंगे, ये सारी बातें, किस तरह, ख्वाहिश क्या है, क्या कौम को बनाना क्या चाहते हो, तो ये वाली बातें जो है वो करिकुलम के अंदर आ रही होंगी। वट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन? जैसे हमने इससे पहले गोल्स और एम्स के को वाजे किया था, ऐसे हम अब यहाँ पे जो है वो वाजे करते हैं। एम्स आर लॉन्ग टर्म, ठीक है, वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म, ये बात भी ठीक है। एम्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, गलत हो गई बात। एम्स प्रोवाइड जनरल डायरेक्शन, ये बात ठीक है, वाइल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई डिजायर्ड आउटकम, ये बात भी ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, दोनों इंटर, बी और जो है ना ए, ये तो बिल्कुल गलत है। आपने फैसला करना है कि ए और सी में से किसको लगाया जाए। दोनों को पढ़ें। एम्स आर लॉन्ग टर्म, बात ठीक है, वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म, ये बात भी ठीक है। सवाल जवाब दोनों ठीक है। एम प्रोवाइड जनरल डायरेक्शन, वो जनरल डायरेक्शन, वाइल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड डिजायर्ड आउटकम देते हैं। लेकिन आप ये सर सी। देखिए इसमें सूटेबल, मोस्ट सूटेबल कौन सा बन जाएगा, तो हम इसको सर सी। सी लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे मेरा ख्याल है कि इस सवाल को ना मुझे जो है वो दोनों लगा लेने चाहिए, क्योंकि गलत नहीं है, जरा सा भी वो गलत नहीं है, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत नहीं है। इस या तो मुझे इसमें से एक ऑप्शन को डिलीट कर देना चाहिए, तो या डिलीट नहीं करता तो फिर ये दोनों ऑप्शन ही लगा दिए जाएं कि ये दोनों ऑप्शन, जिन्होंने ए सिलेक्ट किया है वो भी ठीक है, जिन्होंने सी सिलेक्ट किया है वो भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। तो ये दोनों मैंने लगा दिए हैं ताकि ना कोई इस तरह के पेपर में थोड़ी ये है कि वो किस तरह देता है, क्या होता है। Which of the following is not an example of a learning objective? अब learning objective की मिसाल कौन सी नहीं है? To promote cultural awareness, to graduate with honor, to understand apply the principle of physics, to foster teamwork and collaboration. मैं क्लासरूम के अंदर जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि आज के मेरे बच्चों को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब मैं ये सोच के क्लासरूम के अंदर जा रहा हूँ, अब उसके अंदर क्या मैं ये सोच सकता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैं आज बच्चों को कल्चरल की अवेयरनेस क्लास में बताऊंगा? पॉसिबल है, मैं ये सोच सकता हूँ। और क्या मैं सोच सकता हूँ टू ग्रेजुएट विद ऑनर, कि ये जो बच्चे बैठे हैं ये, यानी ये मेरा ऑब्जेक्टिव उस दिन का हो सकता है कि ये क्लास जो है ये जब पास होगी तो बड़े इज्जत के साथ यहाँ से पास होके जाएगी। वो काम जो 4 साल के अंदर होना है, क्या वो एक क्लास के अंदर उसको मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव तो शॉर्ट टर्म होते हैं, ऑब्जेक्टिव तो फौरी आउटकम वाले होते हैं। तो ये कैसे ऑब्जेक्टिव हुआ कि जो हम कह रहे हैं कि वो टीचर जो है वो फौरी तौर पे क्लास के अंदर जो है ना वो कर रहा होगा कि उसकी इंटेंशन ये होगी कि बच्चे या कैसे यहाँ से ग्रेजुएट होकर चले जाएं, इज्जत के साथ ग्रेजुएट होकर चले जाएं, तो वो नहीं होगा। तो ये बाकी ये जो प्रिंसिपल फिजिक्स, अब हो सकता है फिजिक्स के आप कोई प्रिंसिपल उसको क्लास में अप्लाई करने जा रहे हो, तो आप बच्चों के अंदर आज की क्लास के अंदर टीम वर्क, कोलैबोरेशन जो है उसको डेवलप करने जा रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे यानी कि इसके रिलेटेड नहीं है। द मेथड accessible for converting resources into products or services is called, वो कौन सा मेथड है जो रिसोर्सेज को, यानी हमारे पास वसाइल हैं उनको कन्वर्ट करें सर्विसेज के अंदर, उनको सर्विसेज के अंदर, उनको सहूलत के अंदर, यानी जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको कन्वर्ट करके, उन वसाइल कन्वर्ट करके सर्विसेज की तरफ जाएं, तो ये क्या कौन सी डिमेंशन होगी? इकोनॉमिकल डिमेंशन हो जाएगी, टेक्नोलॉजिकल डिमेंशन, कल्चरल डिमेंशन, या ग्लोबल डिमेंशन हो जाएंगी? नो 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 नो, नहीं जी, ये टेक्नोलॉजिकल डिमेंशन हो जाएगी, ठीक है। यानी जिसके अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं आज की चीज़ों को, या कोई चीज़ों जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको एक ऐसी शेप दे रहे हैं कि वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, लोगों को उससे फ़ायदा हो, तो इसको हम टेक्नोलॉजिकल करते हैं, टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द एक्टिव एंड इंटरएक्टिव लर्निंग अकर थ्रू। एक्टिव और इंटरएक्टिव लर्निंग कैसे होती है? यानी जिसके अंदर सारे एक्टिव होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं। क्या फ्लिप्ड क्लासरूम होती है? फ्लिप्ड क्लासरूम कौन सी बताई थी? ऐसी क्लासरूम जिसके अंदर उस्ताद बच्चों को ऑनलाइन टास्क देता है कि वो बच्चे घर पे करते हैं, और क्लास के अंदर उस्ताद जो है वो बच्चों को उन उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है, तो ये होती है फ्लिप्ड क्लासरूम।
केस स्टडी जब किसी चीज के मुतालिक डेप्थ के अंदर नॉलेज लिया जाए, उसके एनालिसिस किया जाए, उसके बारे में जाना जाए, केस स्टडी होता है। डिबेट जहाँ पे डिबेट हो रही हो, आर्गू किया जा रहा हो, और डिस्कशन जहाँ पे जो है वो बच्चे एक्टिव हैं और आपस के अंदर क्या है, तबादला कर रहे हैं, ख्यालात का तबादला कर रहे हैं, तो इंटरेक्ट डिस्कशन फेज होगा, तो ये डिस्कशन हो जाएगा आंसर। इसका जवाब किसने नहीं दिया, खैर है, चुप करके बैठ गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हाउ कैन टीचर्स एड्रेस जेंडर बाइस एंड स्टीरियोटाइप इन द क्लासरूम। कि भाई मेरी क्लास है, वहाँ पे मेल फीमेल को एजुकेशन है, और वहाँ पे जो है वो आजकल तो वैसे बात ये है कि मेल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, तो बेचारे मेल जो है वो, मेरी क्लासेस जो है ना वो जो जैसे बीएड की है, अब वहाँ पे डोमिनेट जो है वो गर्ल्स हैं, तो बेचारे बॉयज जो है ना वो चार पांच एक नुकरे खुदरे लगे रहते हैं कि यार हम जो है ना कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए। तो अब ऐसी क्लासरूम जहाँ पे जेंडर बाइस है, वहाँ पे डोमिनेंसी जो फीमेल की है एंड स्टीरियोटाइप, उस ऐसी क्लास को टीचर कैसे डील करें? बाय यूजिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, कि वहाँ टीचर ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे जो जेंडर न्यूट्रल हो, ठीक है, यानी कि किसी को अहमियत ना दे, ना गर्ल्स को सपोर्ट करे ना बॉयज को करे। बाई प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर आल स्टूडेंट, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सीखने के एक यकसा मौके मुयसर हो उनको। बाय चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप एंड मिसकंसेप्शन, जहाँ कहीं इस तरह की चीज आ जाती है, जैसे सम टाइम को बच्चा कह देता है सर जी आप लड़कियों को नंबर ज्यादा देते हैं, लड़कों को नंबर नहीं देते, तो मैं क्या करूंगा, मैं बच्चों जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है वो आंसर शीट है वो, और जो चंद गर्ल्स की हैं उनकी वो सामने लेके आऊंगा, उन्हें कहूंगा चेक कर लीजिए कि इसके साथ ज्यादती हुई पड़ी है। तो ये यानी कि सम टाइम मुझे चैलेंज भी करना पड़ सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर करेक्ट होगा, कि हमें सारी सारी चीजों को देखना पड़ता है। हाउ कैन यू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट यूटिलाइज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, कैसे कर सकती हैं आप? अब देखिए, पॉजिटिव अच्छा माहौल, इंक्लूसिव जहां सबको साथ लेके चलना, क्लास के अंदर कमजोर नलायक लायक बच्चा, क्लास के अंदर जिसको कम दिखता हो, जिसको कम सुनता हो, जिसको कोई मसाइल हो, प्रॉब्लम हो, उन सबको साथ लेके चलना। तो डेट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? बाय आइसोलेटिंग स्टूडेंट हु स्ट्रगल विद टेक्नोलॉजी, उन बच्चों को जो टेक्नोलॉजी उनको अलग कर दिया जाए। बाय प्रमोटिंग कंपटीशन, बच्चों के अंदर, अच्छा ये जो लफ्ज कंपटीशन है ना, ये पेडागोजी इसकी भी नफी करती है, कि मुकाबला नहीं, सबको साथ लेके चलना है, मुकाबले की फिजा कायम नहीं करनी। और इस तरह बच्चों को आइसोलेट का लफ्ज भी नेगेटिव है, पेडागोजी कभी भी इसकी हिमायत नहीं करती, आइसोलेट भी नहीं करना हमें। बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर ऑल स्टूडेंट, हमें सब स्टूडेंट्स को सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। पनिश भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये बड़ा जो आसान सा सवाल था कि हमें सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करनी है सब बच्चों को। हु इज द फर्स्ट टीचर? कौन, देखिए एक जो बच्चा पैदा होता है उसका पहला टीचर कौन है? उसका हिमसाया आके उससे पढ़ाता है, स्कूल वाले उस्ताद आके लेके जाते हैं, कारी साहब पहुंचाते हैं जी आजा मेरे को तो जाऊंगे। तो कौन पहला टीचर होता है? वो होती है फैमिली, होती है पहली पहली। फैमिली। और इस तरह अगर वो जो पहली जो उसकी दरसगाह है ना, मतलब जो वो माँ से बच्चा सीख रहा होता है, पहला उस्ताद बच्चे का जो होता है वो माँ होता है, या वालदा होती है तो ज्यादा बेहतर होता है। तो फिर जो पहला प्राइमरी है वो उसका घर होता है, यानी फैमिली हो गई। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल? दो तरह की मोटर होती है, फाइन मोटर एंड ग्रास मोटर। जब हम अपने बड़े मसल का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मूव कर रहे हो, जैसे सबको पता चल रहा हो, ये हमारे होते हैं ग्रास मोटर। और वो जब हम छोटे मसल्स का बैठे बैठे टिक टिकलिंग करें, टिकटिंग कर रहे हैं, या मतलब गिटकारे निकाल रहे हैं, हम लोग जो है वो बैठ के ऐसे जो है वो बैठे बैठे कुछ लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, इस तरह के काम जो होते हैं ना, ये वाले वॉकिंग जो है ना, ये ग्रास मोटर है, क्योंकि इसके अंदर तो हमें बॉडी के बड़े पार्ट यूज कर रहे हैं। जंपिंग करना बड़े पार्ट यूज कर रहे हैं, वॉकिंग बड़े है, रनिंग बड़े है। स्क्रबिंग, स्क्रबिंग में रगड़ना है ना, स्क्रबिंग मतलब ऐसे होता है ना, किसी चीज को जो है रगड़ना। तो स्क्रबिंग जो है ये फाइन मोटर है, यानी हम एक ऐसे स्क्रबिंग। बैठ हथेलियां रगड़ रहे हैं बैठ के, तो ये स्क्रबिंग है। मतलब ठीक है, इसका स्क्रबिंग का मतलब ये रगड़ना ही है। यस सर, स्क्रबिंग। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है एजुकेशन इज ट्राईपोलर। अच्छा, ये जो टर्म ना एजुकेशन के अंदर दो तरह की, एक होती है बाईपोलर और एक होती है ट्राईपोलर। जो था ना ये जॉन एडम्स, इसने एजुकेशन को बाईपोलर की बात की थी।
और ये जो था जॉन डेवी, इसने बात की थी ट्राइपोलर। मैं जरा ऐसे ना मैं लिख देता हूँ ताकि जो है, मैं चूंकि इसकी वजाहत मैंने की कोई नहीं है, मुझे करनी चाहिए थी। तो बाई पोलर इस बंदे ने कहा था, और उसके अलावा जो ऊपर वाला बंदा है जॉन डेवे, उसने ट्राइपोलर कहा था। अब ट्राइपोलर के अंदर क्या आता है? एक तो हो गया उस्ताद और एक हो गया बच्चा। तीसरा कौन आ गया उसके अंदर? तीसरा मेरे ख्याल में एक करिकुलम है शायद उसके अंदर ना, उस्ताद बच्चा और पढ़ाना क्या है, करिकुलम क्या है। तो ये ट्राइपोलर एजुकेशन जो है ना वो है। इसको मैंने टिक तो कर दूं। नेक्स्ट है, व्हाई इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है? हेल्प मेंटेन रिस्पेक्ट फॉर सर बिहेवियर। इसमें एक जी बेटी। सर सर ट्राइपोलर जो आपने बताया उसमें एक स्टूडेंट और एक टीचर और थर्ड आपने क्या बोला? करिकुलम एजुकेशन, curriculum. यानी जो पढ़ाना है ना वो क्या है। सर थर्ड में सोशल इन्वायरमेंट भी तो हो सकता है। हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जॉन डेवी ने सोशल एनवायरनमेंट की बात नहीं की। यानी उसने एक इसको ट्राइएंगल ट्राइपोलर कहा है, तो तीन चीजें उसने कही हैं। तो हो सकता है वो भी, लेकिन इसने नहीं कहा। सर Sir, जॉन डेवी ने आई थिंक सोशल सोशल इन्वायरमेंट का किया है उसमें भी। जॉन डेवी ने इन्वायरमेंट, सोशल, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर बहुत काम किया है। लेकिन जो टर्म ये ट्राइपोलर है ना, इसके अंदर उसने नहीं कहा। ठीक है, ये नहीं कह रहा मैं ओके सर। इन्वायरमेंट के ऊपर या उसके ऊपर जॉन डेवी ने काम नहीं किया, वो नहीं किया है जॉन डेवी ने काम। लेकिन जॉन डेवी ने इस जो ट्राइपोलर की टर्म है इसके अंदर उसका इन्वायरमेंट का तज़किरा नहीं किया। अच्छा, ओके सर। नेक्स्ट, व्हाई इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है कि ये हेल्प मेंटेन रिस्पेक्टफुल फुल बिहेवियर? अच्छी बात है कि उससे एक रिस्पेक्टफुल इज्जत वाला माहौल पैदा होता है। प्रमोट स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड इफेक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट और इफेक्टिव लर्निंग प्रमोट करते हैं। इंकरेज कोलैबोरेशन एंड पीयर स्टूडेंट ऑल ऑफ द, सारी बातें अच्छी हैं जो कि जब हम इंक्लूसिव, ऑल ऑफ अबाउट। ये इंक्लूसिव जो वर्ड है ना, जहाँ पे ये आ जाए ना, तो ये मतलब इंतहाई पॉजिटिव बात है। ये आज के दौर के अंदर अब ना इंक्लूसिविटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है कि क्लासरूम इंक्लूसिव होने चाहिए, और उसके अंदर किसी तरह का किसी के लिए जो है ना वो फर्क रवा नहीं रखा जाना चाहिए। सबको इक्विटी का सामना होना चाहिए, इक्वालिटी का नहीं होना चाहिए। वट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग? प्राइमरी रोल टीचर का क्या है? डिलीवर कंटेंट थ्रू लेक्चर, उस्ताद का काम है कि आए और अपने लेक्चर मेथड के जरिए बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर दें। प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, उस फैसिलिटेटर का काम ये होता है कि वो बच्चों को गाइड करे और उनको क्या करे, सपोर्ट करे। ये बात ठीक लग रही है कि फैसिलिटेट मतलब सहूलत पैदा करना। अब सहूलत पैदा करने वाला बंदा जो है वो गाइड करेगा, बेटा यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जहाँ जरूरत होगी। मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। देखिए, एजुकेशन बगैर डिसिप्लिन के भी नहीं है, लेकिन जहाँ पेडागोजी के अंदर डिसिप्लिन को ऊपर फोकस किया जाए ना, तो वो थोड़ा नेगेटिव टर्म हो जाती है कि इसका मतलब ये भी लिया जाता है कि यहाँ सख्ती होगी। डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन इस शर्त पे कि बच्चों को तैयार किया जाए कि वो अपने जैसे रूल खुद बनाएं और खुद डिसिप्लिन पैदा करें। तो इस तरह करके डिसिप्लिन सख्ती वाला नहीं होना चाहिए। असेस स्टूडेंट थ्रू टेस्ट एंड ग्रेड, ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे ये टीचर्स की कोई प्राइमरी, ये फैसिलिटेटर टीचर की ये बात नहीं है। वाई इज प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट इंपॉर्टेंट? बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है? assesses their level of understanding, इससे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता चलता है। encourages and motivate continued effort, उनकी जो encourage और मोटिवेशन मिलती है। आइडिया आइडेंटिफायर्स एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो पता चलता है। ऑल ऑफ दिस सारी बातें हैं। फीडबैक, चाहे एक टीचर है उसकी जब क्लास का इख्तिताम हो रहा उसे बच्चों को फीडबैक देना चाहिए। इसी तरह जब बच्चे जा रहे हों तो उस्ताद को भी चाहिए कि वो बच्चों से फीडबैक ले कि उन्होंने इस कैसा पाया यहाँ पे ना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इसको अहमियत देता हूँ और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी, अफेक्टिव लर्निंग अकर व्हेन? ह्यूमनिस्टिक वालों के नज़दीक अच्छी लर्निंग कौन सी होती है? स्टूडेंट कंपीट विद ईच अदर। अब कंपीट वाली बात मैंने कहा है कि पेडागोजी जो है ना, ये जो मुकाबला होता है ना इंडिविजुअल के दरमियान, पेडागोजी इसको पसंद नहीं करती। ये कॉपरेशन को, कोलैबोरेशन को, मिलजुल के काम करने को पसंद करती है, कंपटीशन को पसंद नहीं करती। बेसिक नीड्स एंड सेल्फ एस्टीम आर एड्रेस, कि ये ह्यूमनिस्टिक जो है, ह्यूमनिस्टिक इंसानियत इंसानियत वाले बच्चे की बेसिक नीड्स जो हैं उसको और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको अहमियत देती है, उसको एड्रेस करती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले, ह्यूमनिस्टिक
थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट वाले इस चीज को फोकस करते हैं। स्ट्रिक्ट वाले तो कभी नहीं, ह्यूमनिस्टिक वाले तो स्ट्रिक्ट होते ही कोई नहीं है। रूट लर्निंग इज प्रैक्टिस, रट्टा लगाना ये कभी कहीं भी नहीं। What are cooperative learning strategies? Cooperative learning strategies कौन है? Activities that involve student working together in groups. Cooperative learning यही है कि स्टूडेंट मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर, अब ये टीचर के व्हाट आर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट, अब ये कोऑपरेटिव के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करना होता है ना, तो ये पहला ठीक है। टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर, मेथड ऑफ असेसिंग स्टूडेंट, टेक्निक ऑफ डिफेंस, ये बाकी सारे जो है वो इररेलेवेंट हैं। पहला ऑप्शन जो है मोस्ट सूटेबल है कि जहाँ पे कोऑपरेटिव की बात हुई है तो इसका मतलब है कि सबको साथ लेके चलना है। फिर स्ट्रेटजी टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर, स्ट्रेटजी बनाना कि बच्चों को मैनेज किया जाए, ये अलग से टीचर का काम है, ये कोऑपरेटिव के अंदर नहीं आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लासरूम लेसन डिलीवरी, कौन सा बेस्ट जो है वो तरीकेकार है, ये जरा आपने मुझे बताना है, मैंने कोई नहीं बोलना। इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट। अब पहले दे देखें कि विच बेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लासरूम लेसन डिलीवरी, एक उस्ताद ने क्लासरूम के अंदर लेसन डिलीवर करना है तो सबसे बेहतरीन चीज, बेहतरीन तरीकेकार, स्ट्रेटेजी, जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे लेसन डिलीवर करने के, कि क्या उस्ताद पहले बी ऑप्शन। इंट्रोडक्शन करवाए, फिर डेवलपमेंट करे और एंड कंक्लूजन करे, या उस्ताद पहले ऑब्जेक्टिव, फिर एकेडमिक एक्टिविटीज, असेसमेंट, वार्म अप मटेरियल, कौन सा आप बताइए जी। सर बी ऑप्शन। इसका ऑप्शन पहला ए है कि उस्ताद जो है वो पहले इंट्रोडक्शन करवाए चीज़ों का, ठीक है, फिर चीज़ों को डेवलप करे। डेवलप ना एक बड़ा बड़ा ही ब्रॉडर वर्ड है, याद रख ले। हम बोलते हैं ना सिलेबस के अंदर लिखा होता है करिकुलम डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है कि ईच एंड एवरीथिंग करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आती है, जो उसको बनाने से लेके इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट सारा कुछ आता है। तो जो इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट का वर्ड है, डेवलपमेंट हमें बताता है कि हम वहाँ पे दरमियान में क्लास के अंदर जो सारे काम कर रहे होंगे वो डेवलपमेंट के अंदर आएंगे और एट द एंड हमारा जो है वो कंक्लूजन होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इसने इसको रटा लगा ले, याद कर ले। हाउ सर कैन, इसमें ये डेवलपमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जो लफ्ज डेवलपमेंट है ना, ओवरऑल एजुकेशन का समझ लें साइकोलॉजी का एक फेवरेट सा वर्ड है कि जो अपने अंदर सब चीज़ों को समा लेती है। अगर हम साइकोलॉजी के अंदर या करिकुलम के अंदर बात करें, करिकुलम के अंदर भी जब डेवलपमेंट की बात आती है तो इसका मतलब है करिकुलम बनाना, करिकुलम इम्प्लीमेंट करना, किताब में सारा कुछ जो भी जो काम है करिकुलम के किताबों के मुतालिक जो हो रहा होता है ना, सब कुछ इसमें अंदर आता है। जो करिकुलम के मॉडल्स हैं सारे इसके अंदर आते हैं। अच्छा, इसी तरह जब डेवलपमेंट की बात साइकोलॉजी के अंदर आती है तो वो भी सारी जितनी किस ग्रोथ, मैच्योरिटी, सारी चीजें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सारी इसके अंदर आती हैं। इसी तरह जहाँ पे जो वर्ड डेवलपमेंट इस्तेमाल हो रही है क्लासरूम के अंदर लेसन डिलीवरी की, ये वर्ड, ये टर्म अपने अंदर इस चीज को समाती है, इस चीज को लेके आती है कि जो क्लास के अंदर जो काम सारे हो रहे होंगे इंट्रोडक्शन के बाद वो सारे डेवलपमेंट के अंदर आएंगे और आखिर के अंदर उस्ताद चीज़ों को जो लेसन डिलीवर करने के लिए कंक्लूड, या इसको आप ये लिखें कि एक बंदा जो है एक टीचर लेसन प्लान कर रहा है और लेसन प्लान के अंदर शुरू में इंट्रोडक्शन कि मैंने आज का ये टॉप जो है वो टॉपिक पढ़ाना है, और उसको पढ़ाने के बाद जो आपके एवीएट्स कौन से यूज करनी है, मैंने टॉपिक पहले क्या पढ़ाना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, मैं बच्चों को होमवर्क क्या दूंगा, बच्चों को असेस कैसे, ये सारी चीजें जो है वो एक डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। तो उसके लिए हम डेवलपमेंट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ठीक सर, ठीक है। फर्दर, अच्छा जी, हाउ कैन यू यूज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इंक्वायरी बेस्ड क्या होता है, जिसमें सवाल और जवाब होते हैं, पूछा जाता है। तो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को हम कैसे, बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद आंसर, नो, जो हम स्टूडेंट को जो है वो उनको आंसर दें, या बाय डिस्करेजिंग, डिस्करेज करने वाली बात तो है ही नेगेटिव। पेडागोजी में डिस्करेज का वर्ड आए, आइसोलेशन का वर्ड आए, सेपरेशन का वर्ड आए, पनिशमेंट का वर्ड आए, सख्ती का वर्ड आए, ठीक है, ये वाले सारे नेगेटिव हैं, इनको आपने बिल्कुल सिरे से बाहर निकाल देना है, ऐसे जवाब के ऊपर गौर ही नहीं करना। अच्छा जी, तो बाय इंकरेजिंग स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर आंसर, अब ये वर्ड देखें, इंक्वायरी का मतलब ही इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी सवाल जवाब करना, किस चीज़ के मुतालिक गहराई में जाना। तो स्टूडेंट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर टीचर बच्चों को इनकरेज करेगा कि वो इन्वेस्टिगेट करें और वो आंसर को डिस्कवर करें, ठीक है, वो चीज़ों को आगे लेके चले, तो ये इसके अंदर जो है वो शामिल होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है हाउ कैन यू इफेक्टिवली यूज फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग टू डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। कैसे हम आप फ्लेक्सिबल ग्रुप बना के डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन को, अब फॉर एग्जांपल अब इस पहले तो सवाल को समझना है। फ्लेक्सिबल ग्रुप से मुराद क्या होगा? ऐसे ग्रुप होंगे जो हम अपनी मर्जी से कुछ चीज़ों को मद्देनजर रख के बना रहे होंगे। तो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन से मुराद क्या है कि हम हर बंदे की जो पढ़ाने का मेरा अंदाज है वो हर बंदे तक डिफरेंट वर्ड स्टाइल होके जाए, यानी सबके मेरी एक ही तरह से बात ना हो। और अब ये देखिए, बाय असाइनिंग स्टूडेंट टू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर ग्रेड ओनली, आप बच्चों को उनके ग्रेड्स की बुनियाद पे ग्रुप बना के उनको पढ़ाएंगे। बाय इग्नोरिंग स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड, बच्चों की जो इंडिविजुअल नीड है उसको आप इग्नोर करके कर रहे होंगे। या बाई क्रिएटिंग हेटेरोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए आप जो है जब क्लासरूम के अंदर हेटेरोजीनियस ग्रुप से मुराद ये कि मुख्तलिफ ग्रुप बनाएंगे हम, जो जैसे करते हैं कि लाइक और नलाइक का ग्रुप बना देते हैं, स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर का ग्रुप बना देते हैं, दो बंदे पढ़ने वाले, यानी हम जो हेटेरोजीनियस ग्रुप बनाते हैं और फिर वो बेस करता है उनकी स्टूडेंट और वीकनेस की बुनियाद पे, लाइक बच्चे नलाइक बच्चों को यार ये फलां कमजोर है यार इनको आप करवा दो, आपको फला सा मेथड देख लेते हैं, यार आपको ये मशक आती है आप इसको ये मशक करवा दो, हाँ तुझे ये आती है तो इसको ये करवा दे, इस तरह की जोड़ी बना देते हैं। तो एक हेटेरोजीनियस ग्रुप का बनाना जिसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मद्देनजर रखा जाता है, इसके ये फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होती है और इसके अंदर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन होती है। ये थे आज का हमारा जो पहला चैप्टर था, उसके अंदर मैंने कोशिश की कि कोई एक सवाल भी इसके अंदर रिपीट ना हो। ठीक है, ये 232 क्वेश्चन हमने पहले जो है वो चैप्टर में से कर लिए हैं, और अभी जो है वो क्या ख्याल है चैप्टर 2 स्टार्ट कर लें, कुछ 50 एक सवाल उसके भी हो जाएं। तो इंशाल्लाह ये 9:51 पे 52 मिनट पे आप लोगों ने दोबारा इसी लिंक के जरिए ज्वाइन कर लेना है। तो हम जो है वो सेकंड चैप्टर मेरी बुक का जो है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन उसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा सर, बस खत्म हो गई। जी जी अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी अभी एपीएससी मैंने अपने जो टेस्ट जो मेथड है उसको चेंज करके इसमें एनालिटिकल रीजनिंग का भी कुछ रखा है सर। तो इसमें ये एजुकेशन पोर्शन से जो चीज़ें पूछेंगे वो एनालिटिकली किस तरह से पूछेंगे हमसे? अभी मेरे जवाब देते हुए टाइम खत्म हो जाना है। एनालिटिकल कंसेप्चुअल बात सिंपल, कि वो फैक्ट बेस्ड चीज़ें नहीं होगी, हाँ जी फलां थ्योरी किसने दी थी, फलां किस सन में काम हुआ था, ये बातें नहीं होंगी। वो कंसेप्चुअल बातें होंगी, वो थोड़ा आपको थ्योरी की एप्लीकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका मकसद ये है। अच्छा ठीक सर, बाकी कोई मैथमेटिकल चीज़ें